नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एचएन अध्ययन पे। तो साथियों, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं T20 सीरीज। ज्योग्राफी स्टूडेंट्स के लिए T20 सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। ये सीरीज जो है यूपीजीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप यूजीसी नेट यूपीजीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये यूजीसी नेट ज्योग्राफी का हैंड रिटेन नोट्स काफ़ी बेनिफिशियल मिल आपको होगा। आप इसको बाई कर सकते हैं एचएन अध्ययन ऐप से डाउनलोड करके। ये हैंड रिटेन नोट्स टू द पॉइंट है, इंग्लिश मीडियम ओरिएंटेड है। आप इसको जाके बाई करें और आप इससे बहुत सारा इससे बेनिफिट होगा। अभी यूजीसी नेट जून 2025 का जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप जाके इस हैंड रिटेन नोट से देख सकते हैं। लगभग 60 प्लस क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आपको देखने को मिले थे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से अपना सीरीज। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जियो सिंक्लाइन वॉज प्रोपाउंडेड बाई। जियो सिंक्लाइन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो आर्थर होम्स, जेम्स हटन, हॉल एंड डाना, JW पावेल। तो इसका जो कॉन्सेप्ट ऑफ जियो सिंक्लाइन जो थ्योरी दिए थे वो दिए थे हॉल एंड डाना। हॉल एंड डाना दो अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ही जियो सिंक्लाइन की थ्योरी दिया था 1859 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म कॉस्मोग्राफी वाज कॉइंड एंड डिवाइड इनटू यूरेनोग्राफी एंड ज्योग्राफी। कॉस्मोग्राफी शब्द का निर्माण और विभाजन यूरेनोग्राफी और भूगोल में निम्नलिखित द्वारा किसके द्वारा किया गया था? तो कार्ल रिटर, पेस्टेल, हम्बोल्ट एंड वेरेनियस। तो इसको जो डिवाइड किए थे यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी में, उन्होंने अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने इसको डिवाइड किया था। जो कॉस्मोग्राफी वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, जिस कॉस्मोस का मतलब वर्ल्ड होता है और ग्राफी मतलब टू राइट होता है। हम्बोल्ट ने इसको 1845 में एक बुक कॉस्मोग्राफी का था उनका, उसमें इन्होंने बताया था कि डिवाइड किया था कॉस्मोग्राफी और यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी में। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। आइस क्रिस्टल थ्योरी रिलेटेड टू प्रेसिपिटेशन वाज पोस्टुलेटेड बाई। वर्षण से संबंधित हिम क्रिस्टल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? म्योर ने, डार्विन ने, बर्गेरॉन ने, बोवेन ने। तो आपको पता है आइस क्रिस्टल थ्योरी जो है ये टी बर्गेरॉन ने दिया था। आइस क्रिस्टल थ्योरी जो है टी बर्गेरॉन ने 1933 में आपको ये टी बर्गेरॉन ने आइस क्रिस्टल थ्योरी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द सब्सिडेंस थ्योरी रिलेटेड टू द कोरल रीफ वाज प्रोपाउंडेड बाई डेविस, डार्विन, डेली एंड डाना। विलियम मॉरिस डेविस का आपको पता है नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन था। इसको जो सब्सिडेंस थ्योरी जो दिए थे रिलेटेड टू कोरल रीफ वो चार्ल्स डार्विन थे, जिन्होंने 1842 में ये थ्योरी, चार्ल्स डार्विन का सब्सिडेंस थ्योरी था। बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है। अब आते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इज फाउंड बिटवीन द। आपको पता है कि जो अर्थ का इंटीरियर होता है वो कई लेयर में है, जैसे अर्थ क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो एक ये डिसकंटिन्यूटी है अलग अलग लेयर में। तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो हम लोग पढ़ते हैं वो इसमें ऑप्शन दिया है क्रस्ट एंड मेंटल, मेंटल एंड कोर, अपर कोर एंड लोअर कोर, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। तो जो इसका गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी ये फाउंड किस में पाया जाता है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, मेंटल एंड कोर में ये पाया जाता है। हम इसको याद किए थे सर, इसको हम ट्रिक बनाए थे कि कैसे आप याद करते हैं। सबसे पहले इसको मैं याद किया था CMRGL। इसको याद करने का तरीका क्या है? चेन्नई, मुंबई, राजस्थान, गुजरात लायंस। इस तरह से हम इसको याद किए थे अलग अलग लेयर का। जैसे अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट को कौन डिवाइड करेगा? मेंटल अपर लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को कौन डिवाइड करेगा? मोहविक जिसको बोलते हैं। मेंटल और कोर को कौन डिवाइड करेगा? गुटेनबर्ग बोलते हैं। तो इसी तरह ये है। तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो है ये मेंटल एंड कोर को डिवाइड करता है। किसमें? इसमें पाया जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पैन प्लेन वॉज प्रोपोगेटेड बाई। पैन प्लेन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो पैन प्लेन का जो अवधारणा था वो क्रिकमैन दिया था। ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा स्पेलिंग टाइपिंग एरर है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ पैन प्लेन वॉज प्रोपोगेटेड बाई क्रिकमैन ने ये कॉन्सेप्ट क्या नाम है आपको दिया था। तो ये जो क्रिकमैन जो कॉन्सेप्ट है पैन प्लेन एक्चुअली जो होता है ये लेटरल कोरेजन ऑफ रिवर की वजह से पैन प्लेन बनता है। जैसे फॉर्म जो लेटरल प्लेनेशन ऑफ रिवर्स होता है, जो आपके ये होता है टेक्टोनिकली जहाँ स्टेबल लैंड होते हैं वहीं पे आपको ये पैन प्लेन आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो कॉन्सेप्ट पैन प्लेन का दिया था वो क्रिकमैन ने दिया था 1933 में। द डायरेक्शन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन एन इंक्लाइंड रॉक स्ट्रेटा इज टर्म्ड एज। झुकी हुई चट्टान परत पर क्षैतिज रेखा की दिशा को क्या कहते हैं?
तो द डायरेक्शन, इसका ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हमेशा होता है। ये जो स्ट्राइक और डीप होता है एक मेजरमेंट होता है ओरिएंटेशन ऑफ रॉक स्टेटा को मेज़र करने के लिए। तो जो इसमें पूछा है कि द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन की दिशा में जो क्षैतिज झुकी हुई इंक्लाइंड रॉक होता है उसको हम लोग हमेशा बोलते हैं स्ट्राइक, और जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रॉक स्टेटा होता है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन से उसको हम लोग बोलते हैं डीप। हम जानते हैं कि जो डीप स्ट्राइक जो होता है, जो डीप स्ट्राइक होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है डीप डायरेक्शन के। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप तो आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज प्रपोनेंट ऑफ द टर्बिडिटी करंट थ्योरी ऑन द ओरिजिन ऑफ सबमरीन कैनियंस। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पनडुब्बी घाटियों की उत्पत्ति पर टर्बिडिटी करंट सिद्धांत का समर्थक रहा है? सेलिन, ग्रेगरी, डेली, हैरी हेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डेली ने ही ये टर्बिडिटी करंट थ्योरी का क्या नाम है प्रोपोगेट किया था, और उन्होंने ही बताया था कि सबमरीन कैनियंस जो होते हैं ये टर्बिडिटी करंट्स की वजह से ही फॉर्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, पैटरनॉस्टर लेक्स क्या हैं? पैटरनॉस्टर लेक्स क्या हैं आइए अब देखते हैं। पैटरनॉस्टर झीलें जो हैं हिमनदी सीढ़ियों पर बनी झीलें, ज्वालामुखी उत्पत्ति वाली झीलें, समुद्री कटाव के कारण उथले जल से क्षेत्र से बनी झीलें, नदी के बेसर्ब के कट जाने से बनी अर्धचंद्राकार झीलें। तो जो पैटरनॉस्टर लेक्स है इसका जो करेक्ट आंसर है ये हिमनदी सीढ़ियों पर बनी झीलें हैं। लेक्स फॉर्म्ड ऑन अ ग्लेशियल स्टेयर वेज पे ये आपको पैटरनॉस्टर लेक्स देखने को मिलेंगी। ये मोस्टली आपको अल्पाइन वैलीज पे ही पैटरनॉस्टर लेक्स देखने को मिलती हैं। द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, दिस फ्रेज इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। वर्तमान अतीत की कुंजी है, यह वाक्यांश किस अवधारणा से संबंधित है? तो यह वाक्यांश जो है ये यूनिफॉर्मिटेरिज्म से ही आपका ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। यूनिफॉर्मिटेरिज्म जो कॉन्सेप्ट दिया था वो जेम्स हटन ने दिया था 1785 में। क्या कहता है यूनिफॉर्मिटेरिज्म? यूनिफॉर्मिटेरिज्म जो कहता है कि नेचुरल प्रोसेस जो दैट ऑपरेट टुडे हैव ऑपरेट थ्रू आउट द मोस्ट ऑफ द अर्थ के हिस्ट्री। अर्थ के हिस्ट्री में जो चीज़ ऑपरेट है वो आज भी नेचुरल ऑपरेट्स की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी ऑफ एन एयर पार्सल? निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग वायु पार्सल की स्थिरता या अस्थिरता की मात्रा निर्धारित करने के लिए किया जाता है? विस्कोमीटर, रेडियो सॉन्ड, सोनार, पीएच मीटर। तो जो स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी एयर पार्सल का यूज किया जाता है वो रेडियो साउंड किया जाता है। रेडियो साउंड जो होता है वेदर वॉल्यूम होता है उसमें इसको अटैच किया जाता है एटमॉस्फेरिक को पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए। अब एटमॉस्फेरिक पैरामीटर में होते क्या क्या हैं? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, प्रेशर को मेजर करने के लिए, विंड स्पीड को मेजर करने के लिए और विंड डायरेक्शन को भी मेजर करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका रेडियो साउंड है। विस्कोमीटर क्या आता है? विस्कोमीटर भी एक आपका इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं हम लोग, ये डिवाइस कहते हैं जो फ्लूइड की विस्कोसिटी को मेज़र करता है। सोनार क्या आता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। किसी कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पानी में डेप्थ में समुद्र में हो उसको ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए सोनार यूज किया जाता है। पीएच मीटर क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या बेस, उसके लिए पीएच मीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स वन लेवल असर्शन और रीजन का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग असर्शन पढ़ते हैं। असर्शन क्या है? अंटार्कटिका इज कॉन्स्टेंटली स्नो कवर्ड बट रिसीव लेस देन 8 सेंटीमीटर एनुअल प्रेसिपिटेशन। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। रीजन क्या है? कॉन्स्टेंट स्पीडी विंड्स ब्लो इन अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका निरंतर बर्फ से ढका रहता है, ये बात सही है, लेकिन यहाँ वार्षिक वर्षा 8 सेंटीमीटर से कम होती है, ये भी बात इसका सही है। अब हम लोग रीजन क्या आते हैं? अंटार्कटिका में लगातार तेज हवाएं चलती हैं, बात सही है, दोनों ही असर्शन भी सही है और रीजन भी है। अंटार्कटिका जो है निरंतर स्नो कवर्ड से ढका रहता है, स्नो कवर्ड से यहाँ रहता है, और यहाँ बारिश भी कम होती है क्योंकि कोल्ड एयर टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे बारिश बहुत कम होता है। दूसरा क्या है? अंटार्कटिका में लगातार तेज हवाएं चलती हैं। जी हाँ, वहाँ पे लगा तेज हवा तक कैटाबैटिक विंड्स वहाँ पे लगातार चलती हैं। जो कैटाबैटिक होते हैं ऊपर से नीचे हवा जो आता है फोर्स ग्रेविटी ऑफ फोर्स की वजह से, उसकी वजह से यहाँ पे कैटाबैटिक विंड्स होता है। तो इसका असर्शन और रीजन दोनों ही सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग
टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज एंड मोशंस आर एग्जाम्पलीफाइड बाय द सैन एंड्रियास फॉल्ट ऑफ कैलिफोर्निया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलिफोर्निया के सैन एंड्रियास फॉल्ट निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्लेट सीमाओं और गतियों का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपको पता है कि प्लेट टाइप हम लोग जो प्लेट टेक्टोनिक्स के टाइप पढ़े थे उसमें कन्वर्जन प्लेट पढ़े थे, डाइवर्जन प्लेट पढ़े थे और एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पढ़े थे। तो इसमें पूछा है कि सैन एंड्रियास फॉल्ट किसका एग्जाम्पल है। तो सैन एंड्रियास फॉल्ट ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का ही एग्जाम्पल है जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट की तरह मूव करता है। अब इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री विथ सिनिस्ट्रियल मोशन, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री विथ डेक्स्ट्रल मोशन और डाइवर्जेंट बाउंड्री कन्वर्जन। डाइवर्जेंट और कन्वर्जन तो होगा नहीं, तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री और सिनिस्ट्रियल मोशन, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री डेक्स्ट्रल मोशन। देखिए सिनिस्ट्रियल मोशन जो होता है वो लेफ्ट साइड मोशन होता है और जो डेक्स्ट्रल मोशन होता है वो राइट साइड में होता है, जिसको बोलते हैं राइट लेटरल मोशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री विथ डेक्स्ट्रल मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है मैच द कॉलम है थॉर्नवर्थ का। अगर आपने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल, टाइगा, टुंड्रा। आपको देखिए यहीं से इंडिकेट कर सकते हैं। टुंड्रा जो होगा वहाँ पे जहाँ पे टेम्परेचर टुंड्रा जो होता है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होते हैं, तो इसका जो टेम्परेचर, इसका ऑप्शन देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन इसका। देखिए 1 से 15 डिग्री सेल्सियस तक जहाँ पे टेम्परेचर दिया है। टाइगा जो है थोड़ा सा और होता है टेम्परेचर यहाँ का, तो इसका जो टेम्परेचर होगा टाइगा का वो फर्स्ट ऑप्शन 16 से 31। माइक्रोथर्मल जो होता है थोड़ा सा कोल्ड एरिया होता है, यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा 32 से 63 होगा। मेसोथर्मल जो होगा उसका टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म होता है, तो यहाँ पे देखिए इस थर्ड ऑप्शन 64 से 127। तो जो करेक्ट आंसर होगा थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो किसमें दिख रहा है थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स इज नोन एज द काम ऑफ कैंसर। देखिए काम ऑफ कैंसर बोला, अगर यहाँ पे काम ऑफ कैप्रिकॉन बोला था तो हम लोग साउथ की बात करते हैं, यहाँ बोला है काम ऑफ कैंसर। काम ऑफ कैंसर मतलब क्या है, जो बोला काम ऑफ कैंसर के नाम से आता है, तो यहाँ पे जो नाम जाता है वो लगभग काम ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ही बोलते हैं, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड्स की क्या है एब्सेंस होता है, इसीलिए उसको हम लोग काम ऑफ कैंसर बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो 23.5 नॉर्थ होता है, लेकिन यहाँ पे आपको 25 डिग्री हाफ नॉर्थ दिया है, तो 25 डिग्री हाफ नॉर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, मैच द कॉलम। फिर से क्वेश्चन आ गया, मैच द कॉलम। आपको लगभग 10 क्वेश्चन यूजीसी नेट के एग्जाम में 100 में से देखते हैं। अब देखिए इंस्ट्रूमेंट दिया है और मेजर दिया है, कह रहा है स्लिंग साइक्रोमीटर। स्लिंग साइक्रोमीटर जो होता है ये एक ड्राई वेट होता है जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है। पेडोमीटर में देखिए डी लिखा है, तो इसको आप याद कर सकते हैं, डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होता है। स्पेक्ट्रोमीटर जो आप रेडिएंट एनर्जी को मेजर करने के लिए यूज होता है। पिग्नोमीटर जो है सॉइल डेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो डी का जो है फर्स्ट होगा। अब डी का फर्स्ट देखिए कहाँ है, बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में। और स्लिंग साइक्रोमीटर जो होगा आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी ए का थर्ड, इसमें भी है, इसमें भी। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट जो अभी आपको पढ़े थे थॉर्नवेट रिवाइज द स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था क्लाइमेट्स का ये 2 बार दिए थे, एक बार 1931 में दिए थे और इनका जो पूछा है ना रिवाइज द स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो दोबारा इनका जो रिवाइज आया था वो आया था 1948 में। जो इनका क्लाइमेट किस पे जो क्लाइमेटिक बेस्ड था, जो क्लासिफिकेशन जो बेस्ड था वो था पोटेंशियल इवापो ट्रांसपिरेशन पे इनका जो है ये बेस्ड है। पोटेंशियल इवापो ट्रांसपिरेशन एंड प्रेसिपिटेशन पे इनका क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन बेस्ड था, जो आया था 1948 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4। फिर देखिए मैच द कॉलम आपको क्वेश्चन दिखेगा, इसमें एक फोर्स का दिया है और एक सोर्स का दिया है। कोरियोलिस फोर्स आपको पता है अर्थ रोटेशन की वजह से, ए का फोर्थ। टाइडल फोर्स जो था अर्थ की ग्रेविटी की वजह से होता है, बी का फर्स्ट। फोर्थ और फर्स्ट देखिए जहाँ जहाँ मिलेगा आप देखिए, सी में भी है, डी में है। फ्रिक्शन जो होगा टोपोग्राफिक डिफरेंसेस की वजह से होता है, तो फोर्थ फर्स्ट और आपको सेकंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। रेजिस्टिंग जो होता है वो स्टैटिक स्टेट होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। फिर देखिए मैच द कॉलम आपको दिख दिया, प्रोसेस और क्या है आउटकम है कि इन जो ये सब प्रोसेस है इसमें आउटकम क्या कहता आता है। तो डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस है
आपको पता है कि डिकम्पोजिशन जो है ये ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ता है, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रोकन डाउन करता है बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इसको तोड़ता है तो बाई प्रोडक्ट जो निकलता है वो डिकम्पोजिशन से वो मीथेन निकलता है। तो डिकम्पोजिशन से बाई प्रोडक्ट निकलता है वो मीथेन। तो ए का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? थर्ड। अब देखिए थर्ड कहाँ का दिख रहा है? सी और डी में। ट्रांसपीरेशन क्या है? ट्रांसपीरेशन जो है ये एक प्रक्रिया है जिसको प्रोसेस बोलते हैं। प्लांट्स जो है प्लांट्स रिलीज करता है वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में, जो अपने पत्तों थ्रू द दियर लीव्स के द्वारा जो करता है उसी बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन का जो करेक्ट आंसर है वो देखिए वाटर वेपर। तो वाटर वेपर देखिए फोर्थ ऑप्शन में है। तो पहला जो आपका थर्ड फोर्थ, देखिए थर्ड फोर्थ कहाँ दिख रहा है? सी और डी में दोनों में है थर्ड फोर्थ। अब रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में बायो प्रोडक्ट क्या निकलता है? तो सांस हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेशन में जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो डी का फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट। तो सी का फर्स्ट देखिए थर्ड फोर्थ, सी का फर्स्ट जो है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। और फोटोसिंथेसिस में जो बायो प्रोडक्ट निकलता है वो क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है, जो हम लोग ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन का लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आज है, गिवन बिलो आर टू असर्शन और रीजन को क्वेश्चन फिर से है। द मानसून ऑफ सदर्न एंड ईस्टर्न एशिया ड्रिवन बाय द लोकेशन एंड साइज ऑफ द एशियन लैंडमास एंड इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द इंडियन ओशियन। रीजन क्या है? द विंड एंड प्रेशर पैटर्न्स इन द अपर एयर सर्कुलेशन आर एसोसिएटेड विद जनरेशन ऑफ मानसून फ्लोज। दक्षिणी और पूर्वी एशिया का एशियाई भूभाग की स्थिति और आकार तथा हिंद महासागर से इसकी निकटता से प्रेरित होता है। बात सही है। दक्षिण और पूर्वी जो डिफरेंशियल हीट लैंडिंग आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि लैंड जो है पहले हीट हो जाता है और जो आपका ओशियन है वो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। और इसका रीजन क्या है? ऊपरी वायु परिसंचरण में पवन और दाब पैटर्न मानसूनी प्रवाह के निर्माण से जुड़े हुए हैं। ये भी सही है। तो आपका असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और जो रीजन दिया है वो भी इसका रीजन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस वीडियो में आज आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया गया है। ऐसे ही आपको रेगुलर मंडे टू फ्राइडे आपको 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीजीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर केबीएस पीजीटी एग्जाम। आपका लगभग ज्योग्राफी का सिलेबस सेम होता है। तो आप हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस जितने अच्छे से करेंगे आपका उतने अच्छे से रिवीजन होगा। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।